हेलो बच्चों, तो आज हम सीए इंटर ग्रुप 2 का एक नया पेपर स्टार्ट करने वाले हैं और पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो आज हम व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक यू कैन से ये एक थ्योरेटिकल क्लास होने वाला है, लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ओके, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल तो मैं कर देता हूं अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो चलो भैया, और स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट, और आप हो मेरे डेस्कटॉप पे देख रहे हो स्क्रीन पे, और हम जाते हैं नोट्स पे। ओ माय गॉड, देखो मैं ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करके आया हूं, ठीक है, ताकि जो लिखने का काम है उसमें जो टाइम वेस्ट होता था वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल क्लास होने वाला है। तो इसीलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करने वाला था। इसीलिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी अपना होमवर्क यू कैन से मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ओके, आप देखिए स्क्रीन पे। तो आज तो मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं अपने सीए के सिलेबस में। आप जिस तरह से देख रहे हैं, ओल्ड सिलेबस और एक न्यू सिलेबस, ठीक है। ओल्ड सिलेबस भी चल रहा है और न्यू सिलेबस भी चल रहा है। तो ओल्ड सिलेबस में पहले बच्चों क्या होता था, कॉस्ट पेपर होता था एक, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर ये अलग। मतलब ये क्या होता था, कॉस्ट और एफएम एक ही पेपर में होते थे, ओके। कॉस्ट और एफएम दोनों एक ही पेपर में होते थे और दोनों 50-50 मार्क्स का वेटेज कैरी करते थे, ठीक है। कॉस्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। और न्यू सिलेबस में आप देख रहे हो, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 60 मार्क्स का वेटेज दिया है, और वहीं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के लिए 40 मार्क्स का वेटेज दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा सिलेबस का। आगे हम पढ़ते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, आज बताइए। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है और आगे भी ये क्लास होगा, और मैं आपको बता दूं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा टोटल क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपके इस फॉर्च्यून सीए के यूट्यूब चैनल पे। और हम बारीकी से आगे बढ़ेंगे, पूरा स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कोई सा भी बुक रेफर कर सकते हैं। हालांकि मेरा भी हम जो फॉलो करेंगे क्लास में, जो पीडीएफ वगैरह आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट एक बार अगर क्लियर हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी ऑथर्स का बुक को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है, ओके। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीज पढ़ने वाले हैं, ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया, ओके। चलो, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, देखो आगे जाने से पहले चलो एक बार डिस्कशन हो जाए भैया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी कुछ जानते होगे, है ना, पढ़े रहोगे, बीकॉम में पढ़े रहोगे। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बीकॉम में पढ़े होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो पेपर है। तो देखो बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, अगर लेमैन हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है, आम आदमी के हिसाब से, आम आदमी का जो बोल चाल जो होता है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस है, ऑर्गेनाइजेशन को जो फाइनेंस है उसको मैनेज करना। क्या 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 क्या, क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस होता है, उस फाइनेंस को मैनेज करने को ही क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को इस तरह से मैनेज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स हो वो पूरा हो जाए। सर क्या बोले, नहीं समझ में आया, समझो। एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं उसमें से सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अलग कर दो, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्टिविटीज हैं उसमें से सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अलग कर दो, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अलग करने के बाद आप जब उसको मैनेज करते हो, ठीक है, और इस तरह से मैनेज करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। आगे स्क्रीन पे देखिए, देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, ओके, ठीक है ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ओके, ये एक डेफिनेशन है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज relating to acquisition and application of financial resources of an entity to achieve specified financial objectives। समझो क्या लिखा हुआ है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट का डेफिनेशन आप बीएसटी में पढ़ चुके हो, बिजनेस स्टडीज में जब आप +2 में थे, याद है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स और इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग वगैरह। याद आ रहा है, वही चीज है। मैनेजमेंट का मतलब होता है वो सारे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह, ये सब चीज, ठीक है। तो जब आप ये सब चीज को किसमें अप्लाई करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स को रेज करने के लिए जब इसको आप अप्लाई करते हो और उसको इन्वेस्ट करने के लिए, फंड्स को एक्वायर करना और फंड्स को इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है भैया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको मैनेज करना इस तरीके से कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है पूरा हो जाए, ठीक है। अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है क्या करना, फंड्स को अरेंज करना और फंड्स को इन्वेस्ट करना। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये अभी आने वाले लाइन में आपको मैं डिस्कशन कराऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या, सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंस हैं उसको क्या करना, मैनेज करना इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक होता है तुम्हारा होता है बच्चों क्या, एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को अरेंज करना, या फिर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, क्या बोला जाता है, बोलो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्या बोलो फिर से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स 2 मेन एक्टिविटीज और 2 मेन फंक्शंस। पहला क्या, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स और यू कैन से प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, और दूसरा होता है उस फंड्स को यूज करना। पहला पैसा अरेंज करो और दूसरा पैसे को इन्वेस्ट करो। समझो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 इंपॉर्टेंट चीज है, पहला पैसा अरेंज करना और दूसरा पैसे को इन्वेस्ट करना। तो पैसा अरेंज करना, व्हाट इज, पैसा अरेंज करना को क्या बोला जाता है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स और प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। क्या प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। और दूसरा है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। जो पैसा आप कहीं से लाए हो, अरेंज करके लाए हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फंड्स लाए हो, वो फंड्स को कहीं पर क्या करना, इन्वेस्ट करना, उसको बोला जाता है इन्वेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है भैया ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंस है उसको इस तरह से मैनेज करना कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। दूसरा चीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक होता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। समझ में आ रहा है, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 एक्टिविटीज। इसमें 2 एक्टिविटीज होता है और यू कैन से 2 फंक्शंस होता है। पहला फंक्शन का नाम क्या है बच्चों, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। क्या है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। और दूसरा का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स क्या होता है सर, बताइए थोड़ा। आओ देखते हैं। अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक होता है अरेंज करना फंड्स को और दूसरा यूज करना। तो अरेंज करना, आप समझ लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैनेजर हो, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर हो। क्या हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस मैनेजर हो और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है, फंड्स को अरेंज करना है। तो आप कहां से फंड्स लाओगे। सपोज करो आप एक बड़े कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो और आपको कंपनी के लिए फंड्स लाना है, तो आप कहां से अरेंज करोगे, ठीक है सर। कहां से अरेंज करेंगे बताइए, आप बताइए। नॉर्मल एक कंपनी पैसा कहां से जुगाड़ करती है, अपने भाषा में कहां से जुगाड़ करती है, एक शेयर इक्विटी वालों से, इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, या फिर लोन भी ले सकती है वो, या डिवेंचर इशू कर सकती है। बहुत सारे सोर्सेज हैं कि नहीं पैसा रेज करने के। हाँ सर सोर्सेज तो हैं, सही बोल रहे हो, ओके। तो एक फाइनेंस मैनेजर इनमें से कहां से पैसा लाएगा, इनमें से कौन सा सोर्स से पैसा लाना सही रहेगा एक फाइनेंस मैनेजर के लिए, आप बताओ मेरे को। कहां से सर सही रहेगा, आप बताइए। चलो देखते हैं।
तो सबसे पहला चीज आप ये याद रखो क्या कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा को प्रोक्यूर करना, पैसा को अरेंज करना, ठीक है। और पैसा अरेंज करने में दिक्कत क्या है सर? कहीं से ले लो, इक्विटी शेयर होल्डर से ले लो, ठीक है, इक्विटी शेयर इशू करके ले लो, प्रेफरेंस शेयर इशू करके ले लो, डिवेंचर इशू करके ले लो, कहीं से भी ले लो सर, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है, ले लो कहीं से। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है सर। क्या बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है सर? क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बच्चे सुनो, आप जब कंपनी के लिए पैसा अरेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आप बिना सोचे समझे अरेंज कर लोगे क्या? आप मेरे को खुद बताओ, अगर आपको लोन चाहिए कहीं से, ठीक है, तो लोन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? आप इंटरेस्ट देखते हो, इंटरेस्ट फैक्टर देखते हो ना, कि कहां पर मेरे को इंटरेस्ट कम पड़ेगा। सपोज करो आपको कार निकलवाना है सर, कार निकलवाना है, तो आप कार के लिए लोन लोगे, सपोज करो। तो लोन के लिए आप कार लोन के लिए आप मान लो लोन लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? बहुत सारे बैंक में देखोगे भैया कहां पर कौन सा इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जहां पर कम होगा आप वहीं से लोगे कि नहीं? हाँ सर, ये तो सही है, ओके। तो उसी तरह से जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स का अरेंजमेंट करते हो, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, ओके। और वो बहुत सारे फैक्टर्स जैसे सर, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्या है? 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, मतलब 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हो? ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स का जुगाड़ करते हो, फंड्स का अरेंज करते हो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में क्या करता है? फाइनेंस मैनेजर बहुत सारा सोर्सेस देखता है, कहां कहां से पैसा जुगाड़ किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जब वो जुगाड़ करता है, 3 बातों को ध्यान में रखता है। और वो 3 बात क्या है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखो, उसको बोला जाता है 3 फैक्टर्स, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स है बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क और कंट्रोल, ठीक है। यहां पर देखो स्क्रीन में, तो आप जब पैसा अरेंज कर सकते हो, आप सबसे पहले कहां से पैसा ला सकते हो? इक्विटी वालों से ले सकते हो कि नहीं? इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा उठा सकते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उठा सकते हो, लोन एंड डिवेंचर वालों से भी पैसा ले सकते हो। हाँ सर, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं सर? ले सकते हैं, हाँ ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, आप तीनों के पास गए पैसा लेने के लिए, ठीक है, इक्विटी वालों से भी और प्रेफरेंस शेयर वालों से भी और लोन और डिवेंचर्स वालों से भी। तो मेरे को एक चीज बताओ बच्चे कि इन तीनों में से आप किससे पैसा लेना पसंद करोगे? ओके, किससे पैसा लेना पसंद करोगे? देखो सर, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। इधर देखो, जब मैं इक्विटी से पैसा उठाऊंगा, प्रेफरेंस से पैसा उठाऊंगा, लोन से पैसा उठाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो मेरे लिए कॉस्ट किस में ज्यादा पड़ेगा? कंपनी के एंगल से बात कर रहा हूं। क्या कंपनी के एंगल से अगर सोचो तो किससे पैसा लेना महंगा पड़ेगा कंपनी को? सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। समझो, आप जब भी कहीं पर पैसा लगाते हो, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं, कि बदले में आपको कंपनी कुछ देगी, या फिर इंटरेस्ट के रूप में, या फिर डिविडेंड के रूप में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर, बिल्कुल। उम्मीद तो सब कोई करता है, आज के डेट में उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ ठीक है, इधर सुनो। तो आज के डेट में ये बोलना चाहता हूं बच्चे, जब आप इक्विटी, प्रेफरेंस, लोन या डिवेंचर वालों से पैसा उठाने जाओगे, तो कंपनी के लिए ज्यादा महंगा क्या पड़ेगा? मतलब वो किससे पैसा उठाएगी तो कंपनी के लिए ज्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है। किससे सर आप बताइए? देखो, इक्विटी से अगर आप इक्विटी शेयर इशू करके पैसा अगर अरेंज करते हो तो आपके लिए ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ। प्रेफरेंस वालों से आप अगर पैसा अरेंज करते हो तो आपके लिए मीडियम पड़ेगा, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। लेकिन लोन से अगर डिवेंचर वालों से इशू करते हो तो आपको कम कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किस में पड़ता है? इक्विटी वालों से पैसा उठाने में। और सबसे कम किस में लगता है? डिवेंचर या लोन इशू करके पैसा लेने में। और प्रेफरेंस वालों में मीडियम लगता है। सर कैसे, थोड़ा बताइए, समझ नहीं आ रहा है, अभी समझाते हैं। अब देखो, मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, जब आप कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, समझो हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, तो यहां पर सोच लो, ठीक है, ये है कंपनी, ठीक है, ये कंपनी है बच्चे। सर ये क्या बना रहे हो? अरे एग्जांपल समझा रहे हैं। ये कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोच लो, ठीक है। ये लिक्विडेशन में है, ठीक है, सब इसका बिक रहा है, ठीक है, लिक्विडेशन में है, बंद हो रही है कंपनी। तो मेरे को बताओ,
लिक्विडेशन के टाइम जब लिक्विडेटर आएगा और इसका सामान को बेचेगा, ठीक है, तो यहां पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हाँ हमको पहले पैसा दो, हमको पहले पैसा दो, हमको पहले पैसा दो, याद है? हाँ सर बिल्कुल। तो यहां पर सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा जब लिक्विडेशन का टाइम आएगा? सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? जब लिक्विडेशन में कंपनी जाएगी और लोग लाइन में खड़े हैं, सोचो लाइन में खड़े हैं लोग, तो सबसे पहले पैसा कौन मतलब लाइन पे कौन खड़ा रहेगा? बताओ मेरे को। सबसे पहले पैसा लाइन में कौन खड़ा रहेगा बताओ? डिवेंचर वाले। ओ माय गॉड, कौन खड़ा रहेगा? डिवेंचर वाले, ठीक है, क्योंकि डिवेंचर भैया, डिवेंचर जो होता है याद है आपको? इट इज क्या बोलते हैं इसको, कि आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट का पेमेंट हर साल करना पड़ता है, ठीक है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब आपका प्रॉफिट हो या ना हो भैया, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और लिक्विडेशन के टाइम डिवेंचर वालों को पहले आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, तो डिवेंचर वाले पहले खड़े हो जाएंगे। फिर डिवेंचर के बाद कौन आ जाता है? यहां पर आ जाता है कौन? बोलो बोलो बोलो। यहां आ जाता है इधर, ओके, इधर आ जाता है गवर्नमेंट। इधर कौन खड़ा है बच्चों? इधर है गवर्नमेंट। ओहो, टैक्स बोलती है, लिक्विडेशन हो रहा है, गवर्नमेंट पहुंच जाती है, बोलती है अरे अरे हमारा टैक्स का पैसा दे दो पहले भैया, बाद में जो करना है करना, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पीछे उसके कौन खड़ा है? कहां है? इधर है प्रेफरेंस वाले, प्रेफरेंस डिविडेंड वाले, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। फिर आते हैं शेयर होल्डर लोग, और शेयर होल्डर में से सबसे पहला कौन आता है? प्रेफरेंस, क्योंकि प्रेफरेंस है ना भैया, लिक्विडेशन के टाइम इक्विटी और प्रेफरेंस में से सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो यहां पर प्रेफरेंस वाले पहले आ जाते हैं, ठीक है सर। अब लास्ट में खड़ा बेचारा कौन रहता है? लास्ट में खड़ा रहता है अपना इक्विटी। ओहो, इक्विटी बोलने से मैं इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ, इक्विटी का मतलब अलग होता है। इक्विटी का जब मैं बात करूं, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो यहां पर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर लास्ट में खड़ा है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, सबसे पहले पैसा किसको मिल जा रहा है? डिवेंचर वालों को। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, याद है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर, ये सब आ जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तीनों में से जब कंपनी पैसा अरेंज करेगी, ये तीनों में से जब पैसा कंपनी अरेंज करेगी, राइट, तीनों में से जब पैसा कंपनी अरेंज करेगी, तो सबसे लास्ट में पैसा कौन ले रहा है? सर इक्विटी वाले ले रहे हैं, ऑब्वियसली, हाँ इक्विटी वाले तो ले रहे हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो बंदा लिक्विडेशन के टाइम में लास्ट में पैसा ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या उम्मीद नहीं करता होगा कि मुझको ज्यादा पैसा मिले? हाँ सर बिल्कुल, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? लास्ट में मतलब बचपन में ऐसा होता होगा, आपको पता होगा कि कुछ खाना वाना घर में बन रहा है, तो आप बोलते हो मैं अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। क्यों? क्या सोच के वो ऐसा बोलते हो कि आपको जब लास्ट में मिलेगा तो बहुत सारा मिलेगा, ये सोच के करते थे, याद है बचपन का बात? हाँ सर। तो उसी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर वाले क्या होते हैं ना, ये लिक्विडेशन के टाइम सबसे लास्ट में पैसा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा लेते हैं ये लोग, ठीक है, रिस्क ज्यादा ले रहे हैं हम लोन, तो लोन को पेमेंट भी सबसे ज्यादा मतलब लास्ट में मिलता है। और पेमेंट क्योंकि लास्ट में मिलता है, ये उम्मीद भी कंपनी से ज्यादा करते हैं, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी वाले ले रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ले रहे हैं, तो इनको ये उम्मीद क्यों ना करे कंपनी से ज्यादा पैसा लेने का? उम्मीद तो करेंगे ही। तो ये उम्मीद ज्यादा करते हैं तो कंपनी को ज्यादा देना पड़ता है, और कंपनी जो देती है उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो पैसा ये लोग लगाए हैं, ये इक्विटी वाले जो पैसा दिए हैं कंपनी को, ठीक है, बदले में कंपनी कुछ डिविडेंड देती है कि नहीं? जो देती है, कुछ रिटर्न देती है, वही रिटर्न को तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। तो कंपनी के लिए वो कॉस्ट जो रिटर्न दे रही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, ये तीनों सोर्स में से सबसे महंगा सोर्स क्या है कंपनी के एंगल से अगर देखा जाए? इक्विटी से पैसा लेना, क्योंकि उनको ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है। समझ में? कंपनी हैज टू पे मोर रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर रेदर देन प्रेफरेंस एंड लोन। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है सर। और सबसे कम एक्सपेक्टेशन कौन करेगा? खुद बताओ। डिवेंचर वाले, ऑब्वियसली। हाँ सर, डिवेंचर वाले करेंगे। क्यों भैया? उनको तो हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो क्या ज्यादा उम्मीद करेंगे आपसे? बिल्कुल नहीं। उनको तो हर साल पेमेंट मिल जा रहा है, 12%, 13% जो भी है, तो वो लोन को कोई टेंशन नहीं है। तो
यहां पर कंपनी के लिए सबसे सस्ता क्या पड़ता है? डिवेंचर से पैसा लेना। सबसे महंगा क्या पड़ता है? इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लेना। और प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस वालों से पैसा उठाने में इनका मीडियम रहता है, कॉस्ट मीडियम लगता है। समझ में आ गया? तो अब बताओ मेरे को, जब भी आप फाइनेंस मैनेजर हो, आपको पैसा अरेंज करना है, तो पैसा जब अरेंज करोगे आप 3 बातों का ध्यान रखोगे। पहला बात है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, मतलब जब आप पैसा उठाओगे तो आप ये चेक करोगे भैया मैं जहां से पैसा ले रहा हूं वो लोन मुझसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं। अगर मैं इक्विटी से लूंगा तो वो लोन तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मुझसे रखेंगे, क्योंकि भैया रिस्क लोन ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट में लिक्विडेशन के टाइम लोन लास्ट में उनको पेमेंट मिलता है। तो जो बंदा जो रिस्क ज्यादा ले रहा है, लिक्विडेशन में लास्ट में खड़ा रह रहा है, ठीक है, वो उम्मीद तो ज्यादा ही करेगा, उम्मीद ज्यादा करेगा तो कंपनी को ज्यादा रिटर्न देना ही पड़ेगा। ओके, सबसे कम खर्चा किस में पड़ता है? डिवेंचर में। डिवेंचर इशू कर लो, आपको बस फिक्स्ड परसेंटेज देना पड़ेगा हर साल, ठीक है। तो कंपनी के लिए कॉस्ट कम पड़ता है डिवेंचर से पैसा लेने में, और मीडियम कहां पड़ता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। सर ये समझ में आया? हाँ सर, आगे समझिए। ओके, अब ये था पहला फैक्टर, पहला बात का ध्यान रखना। दूसरा बात क्या है? रिस्क देखना। जब आप कहीं से पैसा, आप फाइनेंस मैनेजर हो, आपको फंड अरेंज करना है, तो पहला बात आप पहला ध्यान में क्या रखोगे कि मुझको कॉस्ट कितना पड़ रहा है कंपनी के एंगल से। कंपनी को कॉस्ट किस में ज्यादा पड़ रहा है, किस में कम पड़ रहा है? सबसे ज्यादा इक्विटी में पड़ रहा है, सबसे कम डिवेंचर या लोन में, और मीडियम किस में पड़ रहा है? प्रेफरेंस में। ओके, दूसरा बात का जो आपको ध्यान रखना, दूसरा बात है रिस्क। क्या है? रिस्क लेना। ओके, मैं ये पूछना चाहता हूं बच्चों, जब आप ये तीनों सोर्स में से जो पैसा लोगे तो कहां पर, किस सोर्स से पैसा लेना बहुत ज्यादा रिस्की है? बताओ 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 बताओ, कहां से ज्यादा रिस्की है? मतलब प्रेफरेंस से पैसा लोगे तो ज्यादा रिस्की है, डिवेंचर से ज्यादा लोगे तो ज्यादा रिस्की है, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लोगे तो ज्यादा रिस्की, इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लोगे तो ज्यादा रिस्की है? क्या ज्यादा रिस्की है बताओ मेरे को? सर डिवेंचर वाले। सर ऑब्वियसली डिवेंचर। क्यों? क्योंकि डिवेंचर को हर साल इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। डिवेंचर को हर साल आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे कि नहीं? जब आप डिवेंचर वालों से पैसा ले लोगे, ठीक है, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब आप डिवेंचर इशू किए, पैसा उनसे ले लिए, ठीक है, और आप इंजॉय कर रहे हो, जब आप इंजॉय करोगे पैसा लेके, तो याद है होगा क्या? जब उनसे पैसा उठाओगे, जैसे उनसे पैसा लिए आपके सर में नाचने लगेंगे। कौन नाचने लगेगा? आपके सर में नाचने लगेंगे। कौन नाचने लगेगा? टेंशन नाचने लगेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और टेंशन, 2 टाइप का टेंशन नाचने लगेगा। एक टेंशन रहेगा आपका इंटरेस्ट का, क्योंकि आपने भैया किसको गले लगा लिया है? डिवेंचर वालों को, और उनको हर साल इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, तो उसका टेंशन आपके सर में नाचने लगेगा। हाँ, जब टेंशन नाचने लगेगा भैया, तो कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की है ना, प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना। तो ज्यादा रिस्क किसमें है पैसा उठाने में? डिवेंचर से। कंपनी के लिए ज्यादा रिस्क किसमें है? डिवेंचर वालों से अगर पैसा उठाओगे तो आपको हर साल इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। दूसरा, जब लिक्विडेशन का टाइम आएगा, ठीक है, लिक्विडेशन में देखो डिवेंचर वाले पहले खड़े हो गए भैया, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा भैया लिक्विडेशन जब होगा तो डिवेंचर वालों को ज्यादा सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा दोनों में से। समझ में आ रहा है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों में से सबसे पहले पेमेंट किसको करोगे आप? डिवेंचर वालों को सबसे पहले पेमेंट करोगे। तो ये 2 टेंशन की वजह से, ठीक है, ये लोन ज्यादा रिस्की हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप डिवेंचर को फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है और लिक्विडेशन के टाइम पहले उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की क्या है? डिवेंचर से पैसा लाना। समझ में आ गया? लेकिन कंपनी के लिए ज्यादा कॉस्टली क्या है? इक्विटी से पैसा लाना। लेकिन डिवेंचर से जब पैसा लाओगे तो रिस्क ज्यादा ले रही है कंपनी, लेकिन कंपनी के लिए कम कॉस्टली होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। डिवेंचर से पैसा जब आप उठाए तो आपके लिए ज्यादा रिस्की है कंपनी के लिए। और सबसे कम रिस्क किसमें है? सबसे कम रिस्क किसमें? बोलो। सबसे कम रिस्क होता है इक्विटी में। किसमें होता है? इक्विटी में। इक्विटी शेयर इशू करके जब आप पैसा अरेंज करते हो तो उसमें कंपनी के लिए कम रिस्क होता है। ठीक है, कम रिस्क होता है। कम रिस्क इन द सेंस क्या? भैया प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा लोन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे कम रिस्की क्या है कंपनी के एंगल से? कहां से पैसा लेना? इक्विटी शेयर से पैसा लेना। क्योंकि लोन क्या लिक्विडेशन में भी लास्ट में खड़े हैं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जब रिपेमेंट का टाइम आए तो सबसे लास्ट में खड़ा है बेचारा। तो
कंपनी के लिए थोड़ी टेंशन है, उससे पैसा लेने में कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा रिस्क किस में है? डिवेंचर वालों से पैसा लोगे तो ज्यादा रिस्की है, इक्विटी शेयर से पैसा लोगे तो सबसे कम रिस्की है। और इसी दोनों के बीच में आता है प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को याद है डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है, वो फिक्स्ड परसेंटेज, याद है कि नहीं? तो इक्विटी से ज्यादा रिस्की कौन है? प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा रिस्की कौन है? डिवेंचर से पैसा लाना। समझ में आ गया? हाँ सर, अब समझ में आ गया। चलो मेरे को फिर से याद दिलाओ, अभी तक क्या पढ़े? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है पढ़े? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ये पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है या फिर दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होता है। पहला होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और दूसरा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। समझ में आ गया? या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे क्या कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? फाइनेंस मैनेजर भैया बहुत सारे सोर्स को इवेलुएट करता है कि पैसा कहां से लेना चाहिए। जब वो ये डिसाइड करता है तो वो तीन चीजों का ध्यान रखता है। पहला चीज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा चीज है रिस्क, और तीसरा चीज है कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब कंट्रोल, जब आप तीनों से पैसा उठाओगे ना, फाइनेंस मैनेजर हो, आपको क्या करना है? कंपनी के लिए फंड अरेंज करना है, तो आप क्या करते हो? कंट्रोल फैक्टर को भी देखते हो। मतलब सर नहीं समझे, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, जब आप इक्विटी शेयर से पैसा उठाओगे ना, इक्विटी शेयर से जब पैसा उठाओगे तो आपका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाता है। सर कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है मतलब जितने इक्विटी शेयर आप इश्यू करोगे उतना आपका कंट्रोल जाता जाएगा, ठीक है, वोटिंग पावर कम होता जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा लॉस, वोटिंग पावर का ज्यादा लॉस किसमें होता है? जब आप इक्विटी से पैसा उठाते हो, ठीक है। और प्रेफरेंस वालों से या फिर डिवेंचर वालों से पैसा उठाने में कोई लॉस इसमें होता नहीं है, हालांकि उनका अलग सा मीटिंग होता है, क्लास मीटिंग। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं क्या कि जब आप इक्विटी शेयर से पैसा उठाते हो तो आपके लिए आपका वोटिंग पावर जो होता है वो लॉस हो जाता है, उसका ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि तीन बातों का ध्यान रखना है, कॉस्ट कितना पड़ रहा है, कितना रिस्क है, और तीसरा कंट्रोल किसमें डाइल्यूट होता है या नहीं होता है। समझ में आ गया? तो मेरे को बताओ इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर में से कॉस्ट किसमें महंगा पड़ता है? सबसे ज्यादा महंगा किसमें पड़ता है? कॉस्ट महंगा किसमें पड़ता है? बोलो। इक्विटी, याद है? इक्विटी वाले ज्यादा उम्मीद करते हैं तो उनको ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है। प्रेफरेंस वाले को मीडियम, और उससे कम किसको? डिवेंचर को फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स्ड परसेंटेज इंटरेस्ट। अच्छा, रिस्की ज्यादा किसका है? मतलब रिस्की कौन सा ज्यादा है? कौन सा सोर्स ज्यादा रिस्की है? रिस्की याद करो, अभी बताया डिवेंचर से पैसा लोगे तो कंपनी के लिए ज्यादा रिस्क है। क्यों? उनको डिवेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, लिक्विडेशन का टाइम में सबसे पहला पेमेंट करता है। तो जब आप पैसा उठाते हो इन डिवेंचर वालों से, तो आपका जो दिमाग, जो आपके सर में, आपके जो सर पर जो डिवेंचर इंटरेस्ट नाम का खर्चा और लिक्विडेशन का जो रीपेमेंट नाम का जो खर्चा है लिक्विडेशन के टाइम का, वो खर्चा नाचने लगते हैं, जिसके वजह से आपको क्या करना पड़ता है? आपके लिए ज्यादा रिस्की हो जाता है इनसे पैसा उठाना। समझ में आ गया? फिर हमने देखा कंट्रोल, और सबसे कम रिस्की क्या है? डिवेंचर, इक्विटी से पैसा ले लेना, ठीक है। इक्विटी से लो भैया पैसा, इक्विटी से पैसा लो, कुछ रिस्क नहीं है। जब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देना, नहीं होगा तो मत देना, ठीक है। ये सब चीज था। तो ये है बच्चों सोर्सेस ऑफ फंड्स बोल सकते हो, या फिर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स बोल सकते हो, या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स बोल सकते हो। समझ में आ गया? चलो एक बार पढ़ लेते हैं मैं जो लिखा हूं इसके अंदर। देखो, व्हेन वी स्टार्ट बिजनेस वी नीड फंड्स टू बी इन्वेस्टेड ऑन कैपिटल। ऑब्वियसली जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमको पैसा चाहिए, और पैसा हम कहां लगाते हैं? कैपिटल में लगाते हैं। ओके, दिस फंड मस्ट बी अरेंज इन सच अ मैनर दैट द कंपनी गेट इनटू द मोस्ट फेवरेबल पोजीशन इन द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली आपको इस तरीके से पैसा अरेंज करना पड़ेगा कि आप इंडस्ट्री में सबसे फेवरेबल पोजीशन पे रहोगे, ठीक है। आप फेवरेबल पोजीशन पे कब रह सकते हो? जब आप तीन बातों का ध्यान रख के ही पैसा उठाओगे। हाँ सर, अच्छा। अब तीन फैक्टर क्या है अभी बताया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क, कंट्रोल। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक बार बताइए क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है बच्चे द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिवेंचर होल्डर, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम द कंपनी। उन लोग कंपनी से कितना उम्मीद करते हैं उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो लोग जितना उम्मीद करते हैं उतना भैया इनको तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। उसी को कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आया? ओके, कंपनी के लिए कॉस्ट हो गया वो, ठीक है सर। आगे बताइए, आगे चलते हैं। दूसरा फंक्शन क्या था बच्चे?
दूसरा फंक्शन था, आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मैंने क्या बताया था? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या होता है? अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, अभी हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स जो होता है बच्चों, उसका टेक्निकल नाम है फिनांसिंग डिसीजन। क्या 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 क्या, क्या? फिनांसिंग डिसीजन। क्या है? फिनांसिंग डिसीजन। आप यहां पर क्या कर रहे हो? फाइनेंस अरेंज कर रहे हो ना, तो फाइनेंस अरेंज करने का डिसीजन ले रहे हो, इसीलिए इसको बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोला जाता है? फिनांसिंग डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन, जो भी। समझ में आ गया? ओके। दूसरा मेन फंक्शन होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ओके सर, क्या होता है ये? आप सपोज करो, आपने क्या किया, आप फाइनेंस मैनेजर हो कंपनी के, आपने क्या किया? फंड्स को अरेंज कर लिया है, ठीक है, चाहे इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, या फिर डिवेंचर से। आपके पास पैसा आ गया, खूब सारा पैसा। अब आपको करना क्या है? ये पैसे को कहीं अरेंज, कहीं पर इन्वेस्ट करना है, सॉरी, कहीं पर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो जब ये डिसीजन आप लेते हो, उस पैसे जो आपने अरेंज किया, उस पैसे को इन्वेस्ट करने का जो आप डिसीजन लेते हो, उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन क्या है? जो पैसा आप अरेंज किए हो उसको यूज करना। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, आपने पहला फंक्शन कर लिया, पैसा अरेंज तो कर लिया, अब दूसरा फंक्शन क्या है? उसको यूज करना। और कंपनी बताओ किस में पैसा यूज कर सकती है? कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, या फिर वो फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाए या फिर वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाए। क्या 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 क्या? कंपनी के पास दो ऑप्शन है भैया, जो पैसा अरेंज किया है वो या फिर फिक्स्ड एसेट में लगा सकती है या फिर वर्किंग कैपिटल में लगा सकती है, ठीक है। आओ देखते हैं। देखो, तो फिक्स्ड एसेट में लगा सकती है या फिर दूसरा वर्किंग कैपिटल में लगा सकती है। फिक्स्ड एसेट में लगा सकती है या फिर वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट मतलब आपको तो पता होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो हैवी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ज्यादा पैसा लग जाता है, जो ब्लॉक हो जाता है ज्यादा पैसा, ठीक है, उसको फिक्स्ड एसेट बोला जाता है। ओके, फिक्स्ड एसेट मतलब क्या? जो आप क्या कर रहे हो? बिजनेस में यूज कर रहे हो, जो आप एसेट को बिजनेस में यूज कर रहे हो और जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट या फिर अर्निंग देने वाला है, उसको फिक्स्ड एसेट बोला जाता है, ठीक है। और ये फिक्स्ड एसेट छोटा मोटा होता नहीं है भैया, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। तो फिक्स्ड एसेट में जब आप पैसा खर्च करोगे, लैंड बिल्डिंग बनाना हुआ, ठीक है, मशीन खरीदना, बड़ा बड़ा प्लांट खरीदना, ठीक है, तो इसमें ज्यादा पैसा लगता है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहता हूं, जब ये फिक्स्ड एसेट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो आप ऐसे ही इन्वेस्ट कर दोगे बिना सोचे समझे? नहीं। अरे आजकल तो आप फोन एक तो खरीदना रहता है 10,000 रुपए का, आप तो 10 बार गूगल में सर्च करते हो विच इज द टॉप 10 फोन ऑफ विच इज टॉप 10 फोन अंडर 20,000 या 30,000, जो भी 10,000, ठीक है। गूगल सर्च करके ही करते हो ना। जितना भी आपको आज के डेट में कुछ भी करना हो, आप एक बार तो भैया गूगल बाबा से तो पूछ लेते हो, भैया बता दो कि टॉप 10 फोन क्या है, टॉप 10 लैपटॉप लेना है मेरे को, क्या है, ऐसा पूछ लेते हो ना। तो ये तो करोड़ों का बात हुआ, कंपनी को तो करोड़ों का बात हुआ। तो कंपनी ये जो करोड़ों का फंड है कहीं पर यूज करने वाली है, तो बिना सोचे समझे कर देगी? नहीं भैया, सोचना तो पड़ेगा, वो भी बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, वही सब करने के बाद ही पैसा लगाएगी कि नहीं। तो वही मैं बोलना चाहता हूं कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो फिक्स्ड एसेट्स में, आपको क्या करना पड़ता है? डीप अप्रेजल करना पड़ता है, ठीक है। तभी आप पैसा, तब आप इन्वेस्ट करते हो, डीप रिसर्च करने के बाद, ये वगैरह, तो रिसर्च करने के बाद, तो ये सब करने के बाद आप क्या करते हो? फिक्स्ड एसेट में तभी पैसा लगाते हो। समझ में आ गया? क्यों? अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, बिना सोचे समझे, हाँ लगा दिए पैसा, तो अगर डूब गया तो भैया वापस तो आ नहीं सकता है कि नहीं। तो इरिवर्सिबल होता है ये। ओके, फिर अब मान लो कभी कभी ये भी होता है कि आप के पास पैसा तो है, आप फिक्स्ड एसेट में खर्च करना चाहते हो, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना आप फिक्स्ड एसेट्स खरीद लो। तो आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव भी आपको ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता दूं, जैसे मान लो आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और बिजनेस का रेंट आपको पड़ेगा, बिजनेस का रेंट मान लो पड़ेगा आपको 6 लाख रुपया पर मंथ, ठीक है। आप जो बिल्डिंग, प्लांट, जो फैक्ट्री का रेंट मान लो, फैक्ट्री का रेंट आपको कितना पड़ेगा? 6 लाख रुपया पर मंथ, ठीक है, ओके। लेकिन आपके पास पैसा है कितना? 3 लाख रुपया ही है। आपके पास पैसा कितना है? बस आपके पास अवेलेबल पैसा कितना है? आपके पास अवेलेबल सिर्फ 3 लाख
पैसा ही आप दे पाओगे, पर मंथ 3 लाख ही दे पाओगे। तो क्या आप फैक्ट्री खरीदना चाहोगे? नहीं खरीदना चाहोगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप क्या कर सकते हो भैया, आप सॉरी मैं यहां रेंट बोल दिया, यहां पर मैं ये बोलना चाहता था, ये रेंट नहीं, हाँ मान लो फैक्ट्री को 60 लैक्स खर्चा होगा, ठीक है 60 लैक्स, हाँ रेंट ये नहीं है, फैक्ट्री मान लो बनाने में वगैरह सब, उसको फैक्ट्री का कॉस्ट अगर डायरेक्ट फैक्ट्री खरीदोगे सब में उसका सारा चीज मिला के 60 लाख खर्चा होगा, ठीक है। तो आपके पास उतना पैसा है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि भैया मैं कहीं भाड़ा ले लूं, है ना, रेंट पे ले लूं तो मेरे लिए वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप पैसा अरेंज करते हो, लेकिन पैसा जो अरेंज किए वो मतलब सफिशिएंट नहीं होता, इनसफिशिएंट रहता है, उस केस में आप क्या करते हो? अल्टरनेटिव्स ढूंढते हो कि और क्या किया जा सकता है। जैसे मान लो आपको फर्नीचर खरीदना है लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करो? दूसरा चीज देखो, कोई भाड़ा पे ले सकते हो चीज, तो वही चीज है यहाँ पर, ओके। तो ये फिक्स्ड एसेट्स को, तो मैं अभी क्या बताया, आप जो पैसा अरेंज किए वहां वो पैसे को आप 2 जगह लगा सकते हो, या फिर फिक्स्ड एसेट्स में या फिर वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। और एक चीज, जब आप फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाते हो तो आपको ये भी ध्यान में देखना पड़ेगा कि भैया जो मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदा हूं, जो पैसा लगाया हूं, वो मुझे उतना बेनिफिट दे, कम से कम उसका जो यूजफुल लाइफ है तब तक वो चले, ठीक है। उससे पहले कुछ खराब ना हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, उसका जो लाइफ है तब तक वो चलना चाहिए, उसका कॉस्ट रिकवर हो जाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो ये है फिक्स्ड एसेट्स। तो ये तो दूसरा फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। फंड्स को अप्लाई करना या फिर इन्वेस्ट करना, कहां अप्लाई करोगे? 2 जगह, या फिर फिक्स्ड एसेट्स में या फिर वर्किंग कैपिटल में। फिक्स्ड एसेट्स का पढ़ लिए, वर्किंग कैपिटल क्या है भैया? अच्छा देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बच्चों डे टू डे खर्चा के लिए पेमेंट करना, हाथ में कैश रखना को ही वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। जो आप करंट एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी को वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। डे टू डे वेजेस का पेमेंट करना, हाथ में कैश रखना, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जितना आपको जरूरी है उतनी पैसा हाथ में रखो। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ऐसा देखे होगे, वो कई बार ऐसा होता है कि लाखों का प्रॉपर्टी रखा है एक आदमी, लेकिन उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। क्यों भाई? संपत्ति तो बहुत सारा है लेकिन उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा? ऐसा चीज बहुत बार होता है। तो उसी तरह से मैं ये बोलना चाहता हूं, तो कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मतलब अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन जरूरत से ज्यादा पैसा हाथ में रख रही है तो उसके लिए वो भी मतलब डिमेरिट है। कैसे? अगर वो जरूरत से ज्यादा पैसा हाथ में रख रही है तो वो पैसा का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है कि नहीं, मतलब अगर वो पैसा और कहीं रखती कंपनी, ठीक है, बैंक में डाल देती तो उसको इंटरेस्ट मिलता, तो इंटरेस्ट का पैसा वो खो दे रही है, लॉस कर रही है, ठीक है। तो वही मैं बोलना चाहता हूं कि आपके पास, एक कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल में उतना ही पैसा होना चाहिए जितना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा नहीं रख सकते और जरूरत से कम भी नहीं रख सकते। समझ में आया? अगर मान लो आपके पास, कंपनी के पास बहुत सारा पैसा, मतलब संपत्ति तो है लेकिन उसके पास कैश, तिजोरी में कम पैसा, तिजोरी में अगर कम पैसा होगा तो आप वेजेस कैसे पे करोगे? वर्कर लोग को पैसा कैसे दोगे? ठीक है, डे टू डे सामान के लिए, रॉ मटेरियल के लिए पैसा कहां से लाओगे? अगर ये सब नहीं आओगे तो आप बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो आपके पास हाथ में भी पैसा रहना जरूरी है, जिसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। समझ में आ गया? वर्किंग कैपिटल का ज्यादा होना भी सही नहीं है, कम होना भी सही नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? तो बोलो हाँ। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा डेफिनेशन। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा उसको मैं समराइज कर देता हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। सर ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ। पहला है सोर्सेस ऑफ फंड्स बोलो, या फिर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, और दूसरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में हमने क्या पढ़ा कि पैसा कहां से उठाया जा सकता है। तो पहला क्या था? इक्विटी शेयर, दूसरा क्या था? प्रेफरेंस शेयर, तीसरा क्या था? लोन या डिवेंचर। तो सबसे ज्यादा
कॉस्टली क्या पड़ता है जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा कॉस्टली, यस गुड, सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ता है इक्विटी शेयर से पैसा लेना, और सबसे कम डिवेंचर, वेरी गुड, और मीडियम प्रेफरेंस, ओके। और मेरे को अभी जल्दी बताना, अगर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर ये देख रहा है तो आप में से कम्युनिकेट करो, सोच लो कि मैं सामने हूं और आप आंसर दो, ओके। मेरे को बताओ दूसरा चीज, अगर आप तीनों में से किससे पैसा उठाओगे तो कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की होगा, ज्यादा रिस्क, याद करो कौन। तो बच्चों हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। तो आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से रिकॉर्डिंग करनी पड़ गई थी बंद, और मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूं और स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। और ये चलते हैं अपने वापस नोट्स पे, ठीक है बच्चों। तो हमने अभी तक क्या पढ़ रखा था कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, पढ़ लिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो एक्टिविटीज बता दो भैया क्या है। पहला है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और दूसरा क्या है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। और कहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा कहां से उठाएंगे, प्रेफरेंस इक्विटी प्रेफरेंस या फिर इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर। अब जब यहां से पैसा उठाएंगे तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा रिस्क, तीसरा तुम्हारा क्या, जल्दी बताओ तीसरा क्या है, कंट्रोल, ओके। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होगा इन्वेस्ट करने का, या फिर फिक्स्ड एसेट में या फिर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना, ठीक है। हमने यहां तक अभी पढ़ रखा है, आगे हम चलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब तो आपने पढ़ लिया कि भैया क्या है कि मैनेज करना फाइनेंस को, लेकिन मैनेज क्यों करना चाहिए, फाइनेंस को मैनेज हम क्यों करें, क्या होगा इससे, ओके। कुछ ना कुछ हर चीज करने के लिए एक उद्देश्य रहता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है हर काम के लिए पीछे। तो उसी तरह से जब आप ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को मैनेज करोगे तो उसके पीछे भी तो ऑब्जेक्टिव कुछ होना चाहिए ना। तो यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है हम उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, ये तो होना ही चाहिए, प्राइमरी है, और दूसरा है अदर ऑब्जेक्टिव्स। क्या है, अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप ये पढ़ लिए, ये बस रीड कर लोगे, अदर ऑब्जेक्टिव्स भी तो चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स से, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कितना ऑब्जेक्टिव्स है, दो, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है अदर ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में फिर दो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एक आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या आता है बच्चे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ओके। चलो तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। सर अदर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में वो आप एक बार रीड कर लोगे तो भी चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, अब देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देखो मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट किए हो और आप आगे आपको सरवाइव करना है, बिना प्रॉफिट कमाए क्या आप सरवाइव कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट आएगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, सरवाइव कर पाओगे, वरना सरवाइव ही नहीं कर पाओगे अगर नया बिजनेस स्टार्ट किए हो तो क्यों मैं ये बोल सकता हूं कि प्रॉफिट का कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना इसीलिए जरूरी है कि बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, या फिर बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट कमाना जरूरी है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहां पर देखो एक एडवांटेजेस के नाम से मैंने लिख रखा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एडवांटेजेस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एडवांटेजेस क्या होता है। तो बच्चों, तो पहला एडवांटेज क्या है, प्रॉफिट इसीलिए कमाना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट क्यों कमाना चाहिए, पहला बिजनेस को अगर सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। दूसरा, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है, आगे लेके जाना है तो प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा। आज अगर देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहां पर है और 20 साल पहले वो कहां थी, ठीक है। तो 20 साल पहले वो कहां थी और 20 साल बाद अभी वो कहां है, वो जिस पोजीशन पे आज है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो अपने किसके वजह से है, वो अपने
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से ही है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ तभी वो इतना सारा चीज ग्रो कर पाई, आगे बढ़ पाई, प्रॉफिट ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाई। समझ में आ रहा है? तो पहला चीज है सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट चाहिए, दूसरा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ठीक है सर, आगे बताइए। अगर प्रॉफिट कमाओगे तभी तो आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओगे, बिना सोसाइटी, वरना सोसाइटी के लिए आप क्या कर पाओगे? तो हमारे कंपनीज एक्ट में भी एक क्या बोलते हैं उसे, एक सेक्शन है, सेक्शन आई थिंक 135 बोल के, CSR, ओके, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बोल के, जिसमें ये बोला गया कि हर एक प्रेस्क्राइब्ड कंपनी को कुछ उसके एवरेज जो भी प्रॉफिट्स हैं उसके लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट जो भी कुछ परसेंटेज उनको 2% शायद देना पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉफिट भैया, तो CSR एक्टिविटीज के लिए कौन करेगा? जो प्रॉफिट कमाएगा वही तो कर पाएगा ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों जरूरी है? अगर आपको सोशल ऑब्लिगेशंस को भी अगर पूरा करना है तभी हो पाएगा जब आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है सर, और क्यों प्रॉफिट हमको कमाना चाहिए? प्रॉफिट अगर कमाओगे तभी तो आपको बोला जाएगा, ओ देखो क्या कंपनी है, क्या गजब की कंपनी है, कितनी एफिशिएंट कंपनी है, क्या कमाती है इतना। ठीक है, तो कभी कभी हम क्या देखते हैं, जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है और हम उसको सोचते हैं ज्यादा वो एफिशिएंट है, ज्यादा उसका एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ज्यादा है, ऐसा बोलते हैं। और जो कम प्रॉफिट कमाती है हम बोलते हैं वो कंपनी सही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो है एक यार्डस्टिक की तरह, एक पैरामीटर की तरह काम करता है, एक बेंचमार्क की तरह काम करता है, जज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। बोल सकता हूं मैं? हाँ सर, बिल्कुल। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सभी एडवांटेजेस की वजह से, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए क्योंकि मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमको ये सब चीज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। और एक चीज बता दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है ना बच्चों, ये ना थोड़ा नैरो कंसेप्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होता है आपका ब्रॉडर कंसेप्ट होता है, और लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है ये थोड़ा नैरो कंसेप्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, कैसे, आगे बात करते हैं। और एक चीज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, वो शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, या फिर शॉर्ट टर्म बोलो। ठीक है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन जब आप वेल्थ की बात करते हो तो आप लॉन्ग रन में बात करते हो, लॉन्ग टर्म में बात करते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों कमाना चाहिए, समझ में आ गया। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। ठीक है, पहला प्रॉब्लम यह है, और ये एग्जाम में आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या, बताओ भैया। ठीक है, पहला इसका डिसएडवांटेज है, स्क्रीन पे देखो, द टर्म प्रॉफिट इज वेग। जो प्रॉफिट, ये जो शब्द है ना वो वेग है। वेग मतलब क्या सर? कंफ्यूजिंग टाइप का है, नॉट क्लियर। ठीक है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है, ये जो वर्ड है ना अपने आप में ही ना बहुत बड़ा क्या बोलते हैं वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि प्रॉफिट हर आदमी के लिए, हर एक इंसान के लिए प्रॉफिट का मतलब अलग अलग हो सकता है। जिस तरह से मैंने लिखा है स्क्रीन पे देखो, किसी इंसान के लिए प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो सकता है, किसी इंसान के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो सकता है, किसी के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसको PBIT भी बोलते हैं वो हो सकता है, किसी के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी के लिए प्रॉफिट का मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी के लिए प्रॉफिट का मतलब सिर्फ कैश प्रॉफिट भी हो सकता है। यानी प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट किसको माने ये पता ही नहीं है भैया। ठीक है, तो हर कोई उसको लेके अलग अलग अपना राय रखते हैं। तो जो टर्म है प्रॉफिट वो अपने आप में एक वेग है, समझ में आ गया, कंफ्यूजिंग है वर्ड। ओके, हायर द प्रॉफिट्स हायर द रिस्क इन्वॉल्व। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ये क्या बात हो भैया? हाँ, अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो क्या मैं ज्यादा रिस्क लूंगा क्या? तो ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में तो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट तभी कमाया जा सकता है ज्यादा जब रिस्क ज्यादा लोगे। रिस्क लेना तो सही नहीं है भैया, ज्यादा रिस्क लेना, समझ में आ रहा है? तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा, इट इग्नोर्स द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जब आप बात करते हो ना तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हो। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये क्या बात कर रहे हो सर? थोड़ा अच्छे से बताओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है बच्चों पैसे का कीमत समय के अनुसार। और आप देख रहे हो कि पैसे का कीमत है टाइम, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसे का कीमत घटता जाता है कि नहीं। मतलब आज जो आप 100 रुपए में खरीद पा रहे हो, क्या 10 साल पहले 100 रुपए में वो चीज ज्यादा खरीद पा रहे थे क्या? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ सर। अब क्यों कम खरीद पा रहे हो? क्योंकि
टाइम के अनुसार क्या हो रहा है ना, पैसे का कीमत घटते जा रहा है। आप जो सामान खरीद पा रहे थे 100 रुपए में, जो बेनिफिट ले पा रहे थे 10 साल पहले, उतना बेनिफिट आज के डेट में आपको नहीं मिल पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो चीज को भी आपको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना, हम इसको कंसीडर नहीं करते। हम देखते हैं बस प्रॉफिट कितना हो रहा है, हाँ ये प्रॉफिट हो रहा है, ले लो। सर बताइए थोड़ा कैसे। देखो ऑप्शन 1 में मान लो पहला साल में आपको 10 लाख प्रॉफिट होगा, ईयर 2 में 20 लाख, तीसरा साल में 30 लाख और चौथा साल में 40 लाख प्रॉफिट होगा। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 100 लाख रुपया। और ऑप्शन 2 आपके पास है कि पहला साल में 50 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, दूसरा साल 20, फिर 10, फिर 5, फिर 5 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है? 85। तो दोनों ऑप्शन में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए? अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सब कोई बोलेंगे कि ऑप्शन 1 चूज करना चाहिए क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं इसमें। ऑप्शन 1 में ज्यादा प्रॉफिट है भैया, ले लो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है भैया। यहां पर देखो, पहले इस ऑप्शन 2 में देखो, भले ही आप टोटल प्रॉफिट कम कमा रहे हो लेकिन पहले ही साल आपको 50 लाख का प्रॉफिट हो जा रहा है। ओहो हो, मतलब सर, मतलब जो पैसा आपको जल्दी मिलता है वो पैसे का कीमत ज्यादा होता है वो पैसे से जो पैसा आपको बाद में मिलेगा। समझ में आ रहा है? मैं अगर आपको बोलूं कि भैया आज 1 लाख रुपए लोगे कि 1 साल बाद 1 लाख रुपए लोगे, तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे? ऑब्वियसली सर, हम क्या बुद्धू दिख रहे हैं आपको? क्या हम क्या 1 लाख 1 साल बाद आपका पैसा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अभी आपका पैसा 1 लाख लेंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आ जा रहा है तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट भी समझ में आ गया, ये समझ लो। ठीक है, मतलब समय के अनुसार पैसे का कीमत घटता जा रहा है। जो बेनिफिट्स आप एक पर्टिकुलर रुपया में उठा पा रहे थे वो पैसा आप आने वाले टाइम में नहीं उठा पाओगे क्योंकि पैसे का कीमत डे बाय डे घटता जा रहा है। उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक चैप्टर का नाम है हमारा, और ये खत्म होते ही मजे की बात ये है कि ये चैप्टर जैसे ये थ्योरी क्लास जैसे ही खत्म होगा, हमारा जो क्लास होगा प्रैक्टिकल का, सबसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिकल का क्लास स्टार्ट करेंगे अपन लोग, वो होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आ जाएगा कैलकुलेशन देख के। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, तो दोनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए? ऑप्शन 2। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? ऑप्शन 1। लेकिन वो फायदेमंद नहीं है क्योंकि यहां पर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर ही नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है? ओके सर, समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलो आगे चलो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में कंपनी क्या करती है ना, गलत सलत काम भी कर लेती है। सर जैसे चाइल्ड लेबर, भैया गलत है, इलीगल है कि नहीं? आप बच्चे लोग से काम करवा रहे हो, क्यों काम करवा रहे हो? उनको पेमेंट कम करना पड़ेगा। अब बच्चे लोग से आप इसलिए काम करा रहे हो कि उनको कम पेमेंट करोगे, जरूरत से ज्यादा काम कराओगे। अब बच्चे लोग हैं, बच्चे मन के सच्चे, कुछ बोलते भी नहीं है बच्चे। ठीक है, बच्चे भैया बच्चे हैं, कुछ बोलेंगे भी नहीं। उनको आप जब बोलो, जितना घंटा बोलो उतना घंटा काम करा सकते हो, इवन संडे को भी बुला सकते हो, एक्स्ट्रा काम करा सकते हो और पेमेंट भी कम दोगे। ठीक है, जहां पर नॉर्मल इंसान को 10,000 का पेमेंट करते हो, आप एक बच्चे को कितना 3-4 हजार में मान जाएगा वो। ठीक है, तो ये जबकि गलत है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में क्या करती है कंपनी? बहुत सारे गलत सलत काम भी करती है, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, पोल्यूशन हो गया, करप्शन हो गया, एडल्ट्रेशन हो गया। ये सब समझ में आ गया बच्चों? तो ये था। दूसरा चीज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम्फासिस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स। मैं आपको बताया कि जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बात करते हो ना, तो आप दूर की नहीं सोचते हो, सिर्फ पास का ही देखते हो। भैया हाँ मेरे को प्रॉफिट चाहिए, शॉर्ट टर्म सोचते हो, बस लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचने से आप बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, बस प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में ही सोचते हो। ठीक है, ये सब चीजें डिसएडवांटेज। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों करना चाहिए हमने पढ़ लिया, और उसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है हमने ये पढ़ लिया। एग्जाम में आता है, डिसएडवांटेजेस आता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये जो हमने पढ़ा, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? नहीं। क्या सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना सही है क्या? नहीं। हम बोल सकते हैं क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये क्या है? ये एसेंशियल तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही जरूरी नहीं होता, और सारी चीजें जरूरी होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और भी है, और जिसका नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से भी ज्यादा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है,
तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ लिमिटेड ऑब्जेक्टिव। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ लिमिटेड ऑब्जेक्टिव दैट इज एसेंशियल बट नॉट सफिशिएंट। एसेंशियल तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, और इसको हम सोल ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते, इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव है, और वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। समझ में आया बच्चे? ओके, फिर आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राइट।